बांधवांना अपेक्षित असा निधी देण्यात आले नसल्याची मागणी आपली आहे. काय नेमकी खंत आहे आपल्या मनामध्ये? एक मसल है ना कि ऊंट के मुंह में जीरा, यानी बजट 7 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है और इसके अंदर माइनॉरिटी जो माइनॉरिटी पूरी है वो 20% है और मुस्लिम माइनॉरिटी 11 से 12% है और 20% SC ST भी है. उनको 23-24 लाख करोड़ का बजट दिया, हमें खुशी है. और जो भी दबे कुचले हैं, गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जिनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, उनको बजट दिया जाए तो हमें खुशी है. परंतु इतनी कमेटियों की रिपोर्ट आई, राजेंद्र सचर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट, रहमान कमेटी की रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्टों के बाद भी सरकार मुसलमानों को, खास तौर से माइनॉरिटी को बजट देने को तैयार नहीं. इस बजट का मतलब 0.05% भी शायद नहीं मिला मुसलमानों को. तो ये इस देश के अंदर हर जगह पे, खास तौर से माइनॉरिटी और उसमें जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उसको कहीं न कहीं से बिल्कुल अलग किया जा रहा है. उसको डेवलपमेंट में कहीं हिस्सा नहीं दिया जा रहा है. इस बजट में जो प्रोविज़न है उसमें मुसलमानों को कोई हिस्सा ही नहीं है. मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है सरकार की. ठीक है सर, पुण्यामध्ये सायली सुर्वे या मॉडेलनं असं म्हटलंय की माझं धर्मांतर केलं गेलं आणि पुन्हा एकदा ती हिंदू धर्मात आलेली आहे आणि त्याच अनुषंगानं आता मोठं राजकारण होऊ लागलेलं आहे. एक प्रकारची साखळी आहे, अशा पद्धतीचा आरोप सत्ताधारी आमदार करतायत. ऐसा है कि 18 साल की उम्र के बाद कोई भी धर्मांतर कर सकता है. ये सब जानी बूझी साजिश है. लोग अपनी मर्जी से धर्मांतर करते हैं, बाद में उनको प्रेशर किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है कि तुम लोग ऐसा करो, ये माहौल ख़राब करो. यानी यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि किसी शक्ल से हर जगह पे ला करके मुसलमानों को बदनाम करो. और जो हमारे बरादरान वतन हैं, मुल्क के लोग हैं, जो मेजॉरिटी के लोग हैं, उनके अंदर मुसलमानों की इमेज किस तरह से ख़राब की जाए, ये मैं समझता हूँ सोची साजी एक साजिश देश में चल रही है. जो धर्मांतर करते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं और बाद में कहेंगे हमको ज़बरदस्ती कराया गया, और कुछ सालों के बाद बात करते हैं, कुछ दिनों के बाद ये सब बातें होती हैं. ये सब जो है ना आफ्टर थॉट है और सिखाया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है. सर, फेरीवाल्यांच्या मुद्द्यावरतून खरं तर मुंबईमध्ये आता फेरीवाले हटावाची सगळी मोहीम आहे. त्या किरीट सोमय्या वारंवार प्रत्येक स्टेशनला जातात आणि तिथे भेट देतात आणि फेरीवाल्यांच्या संदर्भात पोलिसांना तक्रारी करताना पाहायला मिळतात. यामुळे कुठेतरी अल्पसंख्याक समाजाला खूप मोठा फटका या निर्णयामुळे बसला आहे, असं तुम्हाला वाटत नाही? नहीं, देखिए, फेरी वाले में सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं है. फेरी वाले में सब लोगों ने जानबूझ करके अल्पसंख्यक का नाम दिया जाए और इसमें जो है बार बार कहा जाए कि ये लोग जो है बाहर से आए हुए लोग हैं और बांग्लादेशी लोग हैं, और बांग्लादेशी मिले नहीं अभी तक. कुछ न कुछ लोग मिले होंगे, लेकिन अगर बांग्लादेशी यहाँ है तो सरकार का ही फेलियर है. आए कैसे यहाँ पे, उनको किस तरह आधार कार्ड मिला, कैसे पासपोर्ट मिला, किस तरह से उनको राशन कार्ड मिला, ये सरकार का फेलियर है. और ये जानबूझकर मैंने कहा ना कि हर जगह मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है. इतनी बड़ी तादाद है जो बेकार हैं लोग, आज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपने सरकार की तरफ से नहीं, खुद से बेचारे सड़कों पर हॉकर्स खेती करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं. सरकार उनको अगर इस तरह से बेरोजगार कर देगी तो मैं समझता हूँ कि कहाँ जाएंगे, कहाँ वो लोग. क्राइम बढ़ेगा, बेकारी बढ़ेगी. तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि इनको कहीं न कहीं फेरी वालों को बिठाना चाहिए. अगर स्टेशन के बाद बहुत भीड़ रहती है तो मैं समझता हूँ कि रात को नाइट बम शुरू करने की बात हो रही 24 घंटे, तो उनको कहीं न कहीं ऐसी जगह बिठाया जाए जहाँ डिस्टर्ब भी ना हो और उनका काम चले. अब जैसे देखेंगे आप, ये आज़ाद मैदान के पास पीछे रोड पे एक लग गए बहुत सारे लोग, अच्छा बिजनेस चलता है, वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है. इस तरह से मुंबई में जहाँ पब्लिक का आना जाना हो, ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं हो, तुरंत सरकार को जो बेरोजगार लोग हैं उन फेरी वालों को वहाँ बिठाना चाहिए. नहीं बिठाया जाएगा तो समझता हूँ की ये सरकार की तरफ से जानबूझकर नाइंसाफी हो रही है. खरं तर रमजानचा महिना सुरू आहे आणि त्यातच मोहम्मद अली रोडवरती मोठ्या प्रमाणात खरं तर खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स वगैरे असतात. अशा या सगळ्या फेरीवाल्यांच्या कारवाईमुळे ते सगळे स्टॉल्स जे आहेत ते बंद आहेत.
मोठा रोजगारावरती फटका बसतोय. त्यामुळे सातत्यानं प्रश्न उपस्थित केला जातोय, कुठेतरी अल्पसंख्याक लोकांना टार्गेट करता येत असं. देखो क्या होता है, रमज़ान में लोग ज़कात निकालते हैं. 2.5% उनका जो उनकी आमदनी होती है, उनकी प्रॉपर्टी होती है, उसका ज़कात निकलता है. और रमज़ान में ज़कात बांटने से हमारे रिलीजन मज़हब में ज़्यादा उनको पुण्य मिलता है. तो लोग इंतज़ार करते हैं. मैं 1-2 फैमिली को जानता हूँ जिनके पास उनके वो विडो हैं, उनका कमाने वाला कोई नहीं है. वो लोग 1 महीने रमज़ान में मोहम्मदी रोड के ऊपर स्टॉल लगा के वहाँ कुछ पका के खाना थोड़ा बहुत बेच करके वो अपना काम चलाते हैं, रोजी रोटी चलाते हैं. अब अगर ये सब बंद कर दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये जानबूझ करके ये जो है ना बेरोज़गारी बढ़ाई जा रही है. और रमज़ान में लोग निकलते हैं, रात को इबादत करते हैं, निकलते हैं. एक वो हो गया कि भाई रमज़ान में यहाँ दुकानें अच्छी लगेंगी, खाना अच्छा मिलेगा. तो सिर्फ मुस्लिम नहीं, हर कास्ट के लोग वहाँ आते हैं. मैं समझता हूँ सरकार को 1 महीना कम से कम इनको छूट देना चाहिए और इनको अपना रोजगार करने देना चाहिए. अबू सर, एक और सवाल लीजिए. टीएमसी के सांसद हैं कीर्ति आजाद, उन्होंने ट्वीट किया कल और वर्ल्ड कप होने की उसके बाद उन्होंने कहा कि जब 1983 में हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम सभी लोग रहते थे, सभी लोग धर्म के लोग रहते थे, उनके वर्ल्ड कप को सभी जगह चर्च हो, मंदिर हो या गुरुद्वारा हो या दरगाह हो, सभी जगह ले जाते हैं. लेकिन अब जो है धर्म को लेकर राजनीति की जा रही है. क्या कीर्ति आजाद के बयान को नहीं, देखिए ये तो धर्म को लेकर आजकल जो है ना चारों तरफ जो है यही किया जा रहा है. अभी मैं समझता हूँ कि हर जगह मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है. ये ठीक नहीं है. इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी रहते हैं. सबको बराबर का सम्मान देना चाहिए. ये होना चाहिए. अच्छा, मैच में इस तरह का हो रहा है सर, जो इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, क्या उसमें मुसलमान? अब उन्होंने देखा है तो वो बताएंगे क्या है भाई. सर एक ATS वाला सवाल सर. ATS वाला अच्छा है शिवाजी. अब्बू आजमी साहब, ये शिवाजी नगर में एक इंजीनियर का छात्र है अयान शेख, उसको ATS ने गिरफ्तार किया है. ये कह के कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो पाकिस्तान के लोग उससे जुड़े हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग जुड़े हैं, कहीं ना कहीं गतिविधियां में जो है शामिल था. ATS की कार्रवाई को कैसे देखते हैं? देखिए मेरा कहना है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप या इस तरह की जो सोशल मीडिया पे जो क्रॉस बॉर्डर से है ना, जिस तरह से चाइना का सब बंद कर दिया गया है, उसी तरह से क्रॉस बॉर्डर के व्हाट्सएप ग्रुप सब बंद कर देना चाहिए. क्योंकि उसने कोई जुर्म नहीं किया, वो उसमें कहीं शामिल हो गया, क्राइम हुआ नहीं और उसको पकड़ा जाएगा, उसको मारा जाएगा. इसके पहले इसी तरह से जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था ट्रेन का, उसमें 13 लोग पकड़े गए और उनको कैसे उनसे जो कन्फेशन लिया गया, कैसे लिया गया, उनके बाप को पुलिस स्टेशन में लाकर पूरा कपड़ा उतार करके बस बेटे के सामने खड़ा कर दिया गया. उनकी भाभी को, भाई की बीवी को ला करके उसका बोरका उतार दिया गया और कहा गया तू बोल तूने क्या किया. तब जब बाप नंगा सामने होगा, बेटों को मारा जाएगा, भाभी का बोरका उतार दिया जाएगा, तो पुलिस उस वक्त जो कहेगी वो लड़का मान जाएगा. और 19 साल बाद छूट के आए हैं. और मैं समझता हूं कि इस तरह की अगर हरकतें होंगी ना तो कोई भी आदमी कन्फेशन दे देगा. अभी उसने कोई जुर्म नहीं किया है और इस तरह से पकड़ा जा रहा है. और मैंने सुना कि 2-3 को और पकड़ने वाले हैं. ये जानबूझ करके ना ये जो किया जा रहा है, ठीक नहीं. मैं मुख्यमंत्री जी इसके बारे में मिलने वाला हूँ और उनसे बात करूँ. देखिए अगर कोई टेररिस्ट है तो उसको फांसी की सजा दो, कुछ नहीं. लेकिन जानबूझ के मैं पूछूं कि मालेगांव में लोग पकड़े गए थे, जो ब्लास्ट हुआ था मस्जिद में, सब कैसे छूट गए? क्यों छूट गए सब? फांसी दो ना आप. वो थे नहीं उसके अंदर जो पकड़े गए थे मक्का मस्जिद में, सब छूट गए. तो आपने बड़ी बड़ी दावे किए, छूट गए सब. ट्रेन ब्लास्ट में 187 लोग मारे गए, सब छूट गए. तो मतलब हो क्या रहा है देश में? आप किसी को पकड़ के 10 साल 20 साल तक उस जेल में रख दोगे और जो असल मुजरिम है उसको छोड़ दोगे, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है. सरकार का फेलियर है जबरदस्ती पकड़ करके. और एक न्यूज देना हमने पकड़ लिया है, अब बाद में जब ये छूटेंगे ना तो न्यूज में नहीं आएगा. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.